देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक ब्लॉग के माध्यम से पेश किया गया 30 दिन की उनकी सरकार का लेखा जोखा व रिपोर्ट कार्ड विशुद्ध रूप से निराशावाद से परिपूर्ण है। खुद प्रधानमंत्री जी ने ये स्वीकार किया है कि उनकी सरकार को केवल बाहर से नहीं, अंदर से भी विरोध के स्वरों और चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। देश के लोग जानना चाहते हैं कि वह कौन सी अंदरूनी चुनौतियां हैं जो मात्र एक माह के भीतर श्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़ी हैं और उनके क्या कारण हैं। क्या उनकी स्वयं की एक छत्रवादी कार्यशैली इस विरोध का कारण तो नहीं बन गई है? शायद इसी के चलते उनके वरिष्ठतम सहयोगी मंत्री समेत राष्ट्रीय भाजपा के अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी सरीखे नेता अपने निजी सचिवों की नियुक्ति के लिए भी श्री मोदी और इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ टकटकी लगाए देखते हैं और स्वयं प्रधानमंत्री अपने प्रधान सचिव का निर्णय भी देश का कानून बदलकर एक अध्यादेश के द्वारा करते। उनके ब्लॉग में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मीडिया की आलोचना करते हुए कहीं ना कहीं हनीमून पीरियड की दुहाई दी है। हम बड़ी विनम्रता से देश के प्रधानमंत्री को ये कहना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री का पद एक गौरवपूर्ण जिम्मेवारी, सुचिता और संयम पर आधारित है। इसके लिए शायद हनीमून जैसी जुमलेबाजी हमारी प्रजातांत्रिक परंपरा में वाजिब नहीं। वैसे भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस समय चुनावी समर में नहीं हैं, बल्कि देश दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र के सर्वोच्च पद पर आसीन हैं। उन्हें हनीमून मानसिकता से निकलकर मीडिया से पर आरोप जड़ने की बजाय सरकार के सुशासन, संचालन और प्रबंधन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी के ब्लॉग का एक तीसरा और महत्वपूर्ण पहलू और है जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। अपने ब्लॉग में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 30 दिन में कड़े परिश्रम की बात कही है। देश की जनता
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोग उनसे इस कड़े परिश्रम को लेकर जो 30 दिन में किया गया है, कुछ मूलभूत प्रश्नों के जवाब जानना चाहते हैं। पहला, क्या यह परिश्रम रेल किराए और माल भाड़े में आज तक की सबसे भारी वृद्धि में लगाया गया है? दूसरा, क्या ये मेहनत उस आम आदमी जो पहले से ही रोजमर्रा की जिंदगी की वस्तुओं की भारी कीमतों से पीड़ित है, यह मेहनत अब चीनी के दामों की बढ़ोतरी में प्रधानमंत्री जी द्वारा लगाई गई है? तीसरा, क्या यह परिश्रम महंगाई नियंत्रण के नाम पर पेट्रोल और डीजल के दामों में नियमित वृद्धि के फैसले के माध्यम से की गई है? चौथा, क्या ये मेहनत घरेलू और वाणिज्यिक गैस के दामों में वृद्धि की भूमिका तैयार करने में की गई है? पांचवा, क्या ये मेहनत प्रधानमंत्री जी और उनके मंत्रिमंडल के द्वारा बिजली आपूर्ति की संपूर्ण विफलता और ग्रिड कुप्रबंधन, जिसके चलते दिल्ली और पूरा उत्तरी भारत इस कड़ाके की गर्मी में त्राही त्राही कर रहा है, साहब जब सर्दी की इंतहा हो जाए तो वो गर्मी भी हो जाती है। आपको उसके लिए हरियाणा आना पड़ेगा। चलिए, क्या ये परिश्रम उसमें किया गया है? छठा, क्या यह मेहनत देश के अंतिम व्यक्ति तक खाद्य सुरक्षा निश्चित करने वाले ऐतिहासिक कानून को लागू करने की अवधि 3 महीने और बढ़ाने में की गई है? खास तौर से ऐसे समय में जब पूरा देश आंशिक मानसून को लेकर चिंतित है, तो ऐसे में क्या मोदी जी की सरकार का यह फैसला गरीब विरोधी और संवेदनहीन नहीं है? सातवां, क्या ये मेहनत चावल पैदा करने वाले, कपास और दलहन पैदा करने वाले किसान और खेत मजदूर को न्यूनतम समर्थन मूल्य में मात्र 50 रुपया प्रति क्विंटल की वृद्धि कर उसके साथ एक क्रूर मजाक करके की गई है? और फसलों का उचित मूल्य स्वामीनाथन रिपोर्ट सिरे से लागू करने वाले चुनाव से पहले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किसान और खेत मजदूर को उसकी मेहनत की उचित कीमत ना अदा करके परिश्रम किया गया है? और एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या ये मेहनत और परिश्रम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसे प्रतिष्ठित पद की
नियुक्ति में असंवैधानिक हस्तक्षेप करने की चेष्टा से हुई है? क्या यह परिश्रम संवैधानिक संस्थाओं, मूल्यों व न्यायाधीशों की नियुक्ति के निर्धारित मापदंडों की घोर और सरासर अवहेलना में तब्दील हो गया है? क्या यह मेहनत सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त किए गए एक प्रतिष्ठित न्यायविद से बदला लेने व उनको नीचा दिखाने की व्याख्या से हुई है? खास तौर से जब वो न्यायविद महत्वपूर्ण मामलों में, चाहे वो सोहराबुद्दीन केस हो, चाहे कैसर बी का केस हो और चाहे तुलसीराम प्रजापति केस हो, उसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त वकील के तौर पर उनके निष्पक्ष स्टैंड के लिए जो मशहूर रहे हैं। सच यह है दोस्तों कि जैसा प्रधानमंत्री जी के ब्लॉग से खुशबू भी आती है, 30 दिन में अच्छे दिन के वायदे हवा हो गए। Any questions you want to ask? We will try and circulate an English translation of it to you also separately for our friends for the English media. We are circulating it separately. We'll circulate it right away. Right? Any questions? I would like to ask on this National Herald episode. My question, very simple question, this two specific questions. Question one, why was Young Indian floated? And two, why did Young Indian seek to take over Associated Journals? The entire episode leading to filing of a complaint by Shri Subramaniam Swamy is nothing but a motivated, mischievous and malicious attempt on part of Shri Subramaniam Swamy and Bharatiya Janata Party's dirty tricks department to seek and unleash their revengeful vendetta. We condemn such attempts. I am also answering his question, ma'am. Mr. Subramaniam, while the matter is sub judice, but no summons have been received by any Congress leader till date, including Congress President and Congress Vice President and Congress Treasurer. We shall use appropriate legal advice and contest the matter in an appropriate forum as advised. For the record, however, I would like to say, as you asked us a specific question to a young Indian, both Mr. Subramaniam Swamy as also his colleagues in Bharatiya Janata Party forgot to tell the court that Young Indian is nothing but a not-for-profit company under Section 25 of the Companies Act,
identical provision being contained in the new Companies Act. A principal foundation of a not-for-profit company and prerequisite is that none of the directors or shareholders can claim any remuneration, salary, or other cash or other emoluments. It is also a prerequisite that no profit or dividend of any nature can ever be given to any shareholder. It is also a prerequisite that any income or sources of any not-for-profit company have to be necessarily utilized for the defined objects of the company. And may I also point out to you that the defined object of Young Indian, if I was to contextualize in a few words, is to ensure preservation of democratic institutions in our democratic polity, ensure preservation and protection of the fundamentals of secularism, and ensure propagation of thought process, ideas and ideals of father of the nation Mahatma Gandhi and founder of Associated Journals Limited Pandit Jawaharlal Nehru. Entire set of allegations are patently slanderous and need to be rejected with the contempt they deserve. However, since the matter is in court, I reserve my comments further and we will seek appropriate legal remedy. व्यापम घोटाले ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का मुखौटा उतारकर पूरे देश के सामने खड़ा कर दिया है। जिस प्रकार से माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के स्वयं के व्यक्तित्व पर, जिस प्रकार से उनके मंत्रिमंडल के भिन्न भिन्न मंत्रियों पर और सरकार के भिन्न भिन्न प्रशासनिक अधिकारियों के नाम और तार इस घोटाले से जुड़े मीडिया के द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं और उसके तथ्य सामने आए हैं, इस पूरे मामले की एक व्यापक और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है। हर वो व्यक्ति, चाहे वो कितने भी बड़े कानूनी और संवैधानिक पद पर आसीन ही क्यों ना हो, उनकी इस पूरे मामले से जुड़े तारों को लेकर एक निष्पक्ष और सीमित समय में जांच कर दोषियों को कड़ी सजा देने की आवश्यकता है। दुर्भाग्य से मध्य प्रदेश में पिछले कार्यकाल में भी शिक्षा और शिक्षकों को लेकर और भिन्न भिन्न नियुक्तियों को लेकर, मुख्यमंत्री जी की कार्यप्रणाली को लेकर प्रश्न चिन्ह उठते रहे हैं। हमें उम्मीद है कि सरकार इसकी निष्पक्ष और सीमित समय में जांच करवाएगी। मैंने कहा, कितने भी बड़े संवैधानिक और कानूनी पद पर कोई भी आसीन हो, एक निष्पक्ष और सीमित समय में इसकी जांच होनी चाहिए। सर, आप
Our stance on the issue has been very clear from the day go, and that is, however high you may be, the law is above you. Anybody and everybody can be questioned by Central Bureau of Investigation to arrive at the truth, but we do expect that the probe would be impartial, fair and independent. Ma'am, you wanted to ask something after. RTI query that has been through RTI has come research information that corporate houses are funding most of the political parties in the country, and they have funded for 1,000 crore is the amount. Do you feel when corporate houses are funding political parties, the political parties would remain unbiased when they come in power? Honestly, funding of media and takeover of media by corporate houses is also a matter of serious concern, as it also puts a question on impartiality and fairness of the media at times. While I know, and while Indian National Congress believes that media in this country, and particularly the correspondent at the cutting edge, the ones that I speak to, are far too independent and unprejudiced to be influenced by editorial policy of a channel or a paper. But all such issues definitely are a matter of some concern. But sir, these are the corporate houses, Tatas, Birlas and other corporate houses. I am also talking about these. I'm afraid I don't think you replied to that, the part 2 of that question. Why did Young Indian take over Associated Journals? I think I answered the question very comprehensively, and since the matter is sub judice, let me still add to your query. Associated Journals Limited, constituted in 1938, to the best of my knowledge and understanding, and this is subject to correction on facts, was supported by the Indian National Congress from time to time and had incurred a debt and liability of rupees 90 crores. But that was not the only liability incurred by Associated Journals Limited. Young Indian took over that debt and liability, as also all other debts and liabilities. And the nature of Young Indian, I have already explained to you. Matter now being pending in court, I think saying anything more would be perhaps prejudicial to my defense. Yeah, last question. Say again, please. A little louder. What is the party's point of view on sex education business? Well, we've been hearing various gems of wisdom from the Union Health Minister on the issue of sex education, prevention of transmittable diseases, etc. As a young person, I am rather amazed, and I am still waiting for more such gems to come out. I am sure we have not heard the last of his words of wisdom. We must not forget, however, and now I am told just now that he has changed his stance once again to say he did not mean sex education, he meant vulgar sex education. I don't know what does that mean though. Which school teaches vulgar sex education? I don't know. But be that as it may, all that the Indian National Congress would like to very humbly and respectfully point out to the Union Health Minister that birth control, control of population without coercive means, use of condoms and contraceptives,
Prevention of sexually transmittable diseases including AIDS, which has gone down by about 56% during UPA's tenure, and sex education are part of declared national and international policies. Yes, ma'am. Let that be the last question. Further course of action or policies of Young Indian cannot be a matter of any debate here, and I would not be in a position to comment upon it. Thank you.